जो ट्रांस लोग हैं उन ताई खुद ती सेल्फ आइडेंटिफाई करने का जो हक है वो उन छीन लिया जाएगा। इनका जो बिल है जो सरकार पास करना चाहे यो बिल से बिल्कुल कच्चा। आउट एंड आउट ट्रांसफर हूँ और आज से नहीं कई सालों से मैं इसके पूरा अगेंस्ट हूँ। ट्रांसमैन पूरी कम्युनिटी इस चीज़ के अगेंस्ट है और हम इस बिल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं। This bill is just testing whether the country will look away. We as trans people have incredible strength and we will keep fighting whatever comes our way. ये बिल मेरा साथ देता है पर मेरे साथियों का साथ नहीं देता, इसीलिए मेरा साथ नहीं देता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए केंद्र सरकार कैसा कानून ले आई कि जिनके लिए लाया गया वही विरोध कर रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा से पास करने के बाद अब इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति के यहाँ सुनवाई होगी, मगर अब इसका रास्ता बंद हो गया या कानून बन गया है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट अब अस्तित्व में आ चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से ट्रांसजेंडर समुदाय और उनके समर्थकों ने हजारों की संख्या में जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया। क्यों किया कि आपको इसके बारे में पता चला। ऐसा क्या हो गया कि जो मोदी सरकार 2019 में ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान को लेकर बिल ले आई, कानून बनाया, वही मोदी सरकार 2026 में फिर से बिल लेकर आती है, पास करा देती है, कानून बन जाता है। ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी वो कौन सी बात रही होगी जिसने केंद्र सरकार के भीतर किसी को इतना ट्रिगर कर दिया कि 6 साल पुराने कानून की जगह नए कानून बनाने की जरूरत पड़ी। इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा कि क्या संघ परिवार के भीतर कुछ हुआ। जिस तरह से कुछ राज्यों में इंटरकास्ट शादियों को हतोत्साहित करने के लिए नजर रखने के नाम पर, पूर्व अनुमति के नाम पर कानून बनाए गए हैं, अगर उसी कड़ी में देखें तो जिज्ञासा पैदा हो सकती है कि इस बिल के पीछे कौन रहा होगा। ट्रांसजेंडर समुदाय कोई बहुत बड़ा समुदाय तो नहीं। उनका कहना है कि बिल लाने से पहले उनकी राय नहीं ली गई। उनकी पहचान का सवाल है, वही तय करेंगे। कोई मेडिकल बोर्ड या जिलाधिकारी तय नहीं करेगा। 2019 के कानून के अनुसार ट्रांसजेंडर अगर खुद से हलफनामा लिखकर जिलाधिकारी को सौंप दें तो इतना काफी था और जिलाधिकारी उन्हें आई कार्ड दे देते थे। वे अपनी पहचान थर्ड जेंडर में लिखा करते थे, जैसे रेलवे टिकट के फॉर्म में थर्ड जेंडर की कैटेगरी होती है। इसके अलावा 2019 के कानून में यह भी था कि कोई ट्रांसजेंडर सर्जरी कराने के बाद सीएमओ से एक सर्टिफिकेट लेता था और फिर उसके आधार पर जिलाधिकारी उसे स्त्री या पुरुष की कैटेगरी में जोड़ देता था। यानी थर्ड जेंडर से वो एम मेल या एफ फीमेल में टिक कर सकता था। अब नए बिल में काफी कुछ बदल गया है। इसके वजह से हमारी कम्युनिटी पे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, इनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसके वजह से हमारी जो हेल्थ केयर है इफेक्ट हो सकती है, हमारा जो लीगल आइडेंटिटी है, जो वजूद है, वो मिट सकता है। इसके वजह से हमें जबरदस्ती सर्जरीज के बारे में सोचना पड़ सकता है। इसके वजह से हमारा देश ही हमको क्रिमिनल बना सकता है। इसके वजह से हमारी पूरी जिंदगी शायद हमारा गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है। अनगिनत चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। आज जो ये अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है उसे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स कहा जा रहा है। क्या ये सच में प्रोटेक्शन है?
सच तो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल है। नमस्कार, मेरा नाम आरोही है और मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ। हम जैसे कई लोग हैं, ट्रांस मैन, ट्रांस मस्कुलिन पीपल, नॉन बाइनरी पीपल, ट्रांस महिलाएं, जो किसी एक कैटेगरी में फिट नहीं होती है। तो सवाल ये है कि अगर पहचान सिर्फ कुछ तय कैटेगरी तक ही सीमित कर दी जाए तो बाकी लोगों का क्या? ट्रांस मैन का क्या? ट्रांस वुमेन का क्या? नॉन बाइनरी लोगों का क्या? क्या हम एग्जिस्ट नहीं करते? हमारी कोई जिंदगी नहीं है? या हमें सिर्फ इसलिए इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि हम उस प्री डिफाइंड बॉक्स के अंदर नहीं आते हैं? पहचान कोई मेडिकल टेस्ट या फिर कोई बोर्ड तय नहीं कर सकता। ये कोई ऐसी चीज है जो हम खुद डिसाइड करेंगे, हम खुद तय करेंगे। ये अमेंडमेंट हमें प्रोटेक्ट नहीं करता है, बल्कि हमें मिटा देना चाहता है। धीरे धीरे चुपके चुपके हमारा अस्तित्व खत्म कर रहा है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हम थे, हैं, रहेंगे एंड nobody can erase us। खतरनाक बात यह है कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद जिनकी पहले से पहचान तय बताई जाती है, यानी जिनके पास डीएम का सर्टिफिकेट है, उन सब का सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। उन सभी को मेडिकल बोर्ड के पास जाना होगा, ऐसा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का कहना है। ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट 2026 के कानून में सरकार ने जो एक बहुत ही खतरनाक प्रावधान छोड़ दिया है, वो ये कह के कि उनकी कभी मंशा थी ही नहीं कि वो इस ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन है, इसके बाहर जो लोग हैं, इनको कभी भी रिकॉग्नाइज करें। ऐसे में उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए खतरा बढ़ गया है जिन्होंने वर्ष 2000 से लेके 2025 के बीच में अपने ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड्स बनाए, जिनकी संख्या लगभग 32,000 के करीब है। अब ये बात समझना जरूरी है कि ये टीजी आईडी कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है, लेकिन ये बेसिस है जिसके जरिए आप अपने बाकी आईडी कार्ड्स में अपना नाम और जेंडर चेंज करा सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि। इसके अलावा इन आईडी कार्ड्स की जरूरत आपको पड़ती है जब आप शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, घर लेने में या शादी करने के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर ये आईडी कार्ड्स कैंसिल हो जाते हैं तो इनके शिक्षा, रोजगार, शादी वगैरह पे गंभीर समस्या आ सकती है, और इसके बारे में सरकार ने न किसी से बात की, न किसी से पूछा, न किसी की राय समझी है। और इसको लेकर के नेचुरली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा चिंतित है। इनफैक्ट ये चिंता विपक्ष के सांसदों ने भी उठाई थी जब सदन में इस बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्री के जरिए इसके ऊपर कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया गया। और बात इनफैक्ट बार बार ये की जा रही है कि बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, और इसके लिए शीर नीर करके कौन सही ट्रांसजेंडर और कौन गलत ट्रांसजेंडर है ये पता लगाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ऐसे में रिट्रोस्पेक्टिवली भी इसको कैंसिल कर देना एक बहुत ही खतरनाक कदम है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस के.एस. पणिक्कर राधाकृष्णन और जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी ने एक फैसला दिया जिसे नालसा जजमेंट के नाम से जाना जाता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ। इस केस में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी याचिकाकर्ता थीं। इस फैसले ने थर्ड जेंडर को लेकर ट्रांसजेंडर समुदाय की परिभाषा से लेकर उनकी पहचान और अधिकार को लेकर कई सारी बातों को तय किया। सुप्रीम कोर्ट के प्रगतिशील फैसलों में, लैंडमार्क फैसलों में इस फैसले को भी गिना जाता है। नालसा जजमेंट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि संवैधानिक प्रक्रियाओं में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता देनी होगी। इसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाएगा और सरकार आरक्षण की तरह अफर्मेटिव एक्शन के जरिए इन्हें योजनाओं में और नौकरियों में जगह देगी। नालसा जजमेंट की एक और बड़ी बात थी, इसने खुद से परिभाषित करने को जेंडर की पहचान का केंद्रीय तत्व बना दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा थर्ड जेंडर कौन है यह कोई मेडिकल बोर्ड नहीं तय करेगा, कोई संस्था नहीं,
बल्कि व्यक्ति खुद तय करेगा। फैसले में कहा गया कि इस तरह की पहचान मेडिकल प्रक्रियाओं या बायोलॉजिकल प्रवृत्तियों के आधार पर तय नहीं किए जा सकते। माननीय उपसभापति महोदय, अभी पिछले दिनों प्रेस क्लब पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने एक विशाल आयोजन किया था। मैं भी आमंत्रित था, रेणुका जी भी थी, जॉन बिटास थे। उसमें से एक व्यक्ति जो पैनल में थे, उन्होंने जो कहा मैं एक 30 सेकंड में बताता हूं। पुरुष कह करके जन्म हुआ, लेकिन मेरे अंदर की भावना स्त्री वाली है। कौन डॉक्टर बताएगा? अब मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं बताऊं मेरे शरीर की प्रवृत्तियां क्या है? सर, ये मैं समझता हूं कि पहचान जो स्वयं तय करने की चीज है, जो हमारे सभी पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया, सर उसको वहीं रहने दिया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ उचित नहीं है। हम युद्ध के मध्य में हैं, संकट का सामना कर रहे हैं, ये मोर्चा क्यों खोल के बैठे? मनोज झा जो कह रहे हैं, 2014 के नालसा जजमेंट की भी यही भावना थी। इसकी याचिका 2012 में दायर हुई, 2 साल बाद 2014 में फैसला आया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने लंबा वक्त लिया। 2014 से 2019 तक यह जजमेंट बरकरार रहा। जब मोदी सरकार ने कानून बनाया तो पहचान के इस सवाल को छोड़ा नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इस हिस्से को हूबहू स्वीकार कर लिया गया। 2026 में मोदी सरकार ने पहचान तय करने के इस अधिकार को क्यों वापस ले लिया? इसीलिए हमारा सवाल है कि क्या हुआ, क्यों ऐसा किया गया? क्या संघ परिवार के भीतर से दबाव आया? 6 साल में सरकार के पास ऐसा क्या फीडबैक आया होगा? क्या समुदाय की तरफ से आया, या राजनीतिक दलों की तरफ से आया, बीजेपी की तरफ से आया, या विपक्ष की तरफ से आया? इस विधायी नीति का आशय केवल उन लोगों की रक्षा करना है जो अपनी जैविक स्थिति के कारण गंभीर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं। नीति का उपयोग केवल उन्हीं लोगों के लिए किया जाए जिन्हें वास्तव में ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उभयलिंगी के रूप में जाने वाले एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की रक्षा करना, अधिनियम के लाभ प्राप्त करने के लिए उभयलिंगी व्यक्तियों को उचित और निश्चित पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सटीक परिभाषा देना आवश्यक था। जेंडर पहचान क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट में कहा कि हर व्यक्ति जेंडर को अपने भीतर महसूस करता है, अपने भीतर वह अलग अलग तरह से अनुभव करता है। हो सकता है जन्म से उसे जो लिंग मिला है, सेक्स मिला है, उससे अलग हो, उससे मेल ना खाता हो। इसमें यही समझना है कि जन्म से आप जो भी होते हैं हमेशा के लिए वह फिक्स नहीं होता। जीवन के किसी मोड़ पर आपके भीतर के अनुभव और एहसास आपके जन्म के जेंडर से अलग हो सकते हैं। बहुत लोगों को बाद में पता चलता है कि वे असल में किस जेंडर को अनुभव करते रहे हैं। उनके भीतर एक पुरुष का स्वभाव है या स्त्री का। जेंडर को हम कैसे देखें, इसे समाज ने तय किया है, राजनीति ने तय किया है। इसके अनुसार हमें आदत डाली गई सदियों से कि स्त्री या पुरुष के खांचे में ही अपने आप को या किसी दूसरे को भी देखें। यह तय किया जाता है, मगर यह सच नहीं है। मेरा नाम आर्यन पाशा है और मैं एक आउट एंड लाउड ट्रांसमैन हूं, और आज से नहीं कई सालों से। और कई लोगों ने मुझे देख के कम आउट करना स्टार्ट किया, और एक मूवमेंट स्टार्ट हुई ट्रांसमैन की भी। मुझसे पहले भी बहुत सारे ट्रांसमैन थे, बट स्टिल एक अलग तरीके की मूवमेंट स्टार्ट हुई। और हम लोग मैं नेशनल काउंसिल में भी था फर्स्ट में, बट अफसोस ये है कि उस टाइम पे भी मिस्टर वीरेंद्र को कोई इंटरेस्ट नहीं था इस चीज में कि नेशनल काउंसिल बनाई गई है तो क्या वो समझने की भी कोशिश करे कि ट्रांसमैन होते कौन है। कि अगर आप इतने टाइम से मिनिस्ट्री में हो और आपको उस डेफिनेशन को चेंज करने की जरूरत पड़ी, क्या आपके सामने हम लोग पहले से नहीं बैठे हुए थे? तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये 2 लोग, मैं और वेहान वहां पे थे ट्रांसमैन, कि ये 2 इंसान क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो आपने ट्रांसमैन को बिल्कुल रिमूव कर दिया। अगर आपको रिमूव करने की जरूरत पड़ रही है तो हम लोग पहले काउंसिल में कैसे थे? क्या आपको नालसा जजमेंट के बारे में नहीं पता वो डेफिनेशन क्या बोलना चाह रही है, और उस डेफिनेशन में प्रॉब्लम ही क्या थी? आप अमेंडमेंट कोई भी करते हो तो उसमें बेनिफिट्स बढ़ाने के लिए करते हो, या उसी कम्युनिटी को आप उसमें विक्टिम बना दोगे, उनकी एग्जिस्टेंस को खत्म कर दोगे।
सो हम लोग मतलब मैं इसके पूरा अगेंस्ट हूँ। ट्रांसमैन पूरी कम्युनिटी इस चीज के अगेंस्ट है और हम इस बिल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ हिजड़ा और किन्नर ही होते हैं तो ट्रांसमैन सरकारी हिजड़ा बनने के लिए तैयार नहीं है। उनको इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना वो टोली बधाई करेंगे कभी। उन्हें नौकरी करनी है, एक डिग्निफाइड लाइफ चाहिए। अगर आप उनको दे सकते हो तो स्कॉलरशिप दो और जॉब्स दो, और टोकनिस्टिक उनको ना रखा जाए आगे भी। कि जो भी ये चेंजेस होते हैं हम इसको कोर्ट में तो चैलेंज करेंगे ही, बट हम टोकनिस्टिक नहीं होने चाहिए ट्रांसजेंडर डेफिनेशन के अंदर। अगर आपने ध्यान से सुना है तो काफी कुछ समझ सकते हैं। जेंडर का मतलब एम या एफ ही नहीं होता। बहुत लंबी लड़ाई के बाद सरकार ने भारत में थर्ड जेंडर को स्वीकार किया, लेकिन अब भी यह लड़ाई पूरी नहीं हुई। जेंडर की पहचान का रेंज इतना बड़ा है, तभी तो इसे LGBTQ समुदाय के रूप में कहा जाता है, और इसी के भीतर आता है ट्रांसजेंडर। LGBTQI भी होता है। आई का मतलब इंटरसेक्स। जो इंटरसेक्स कैटेगरी के हैं वो भी इस बिल के विरोध में हैं, जबकि प्रभावित नहीं हैं। उन्हें लगता है कि सरकार ने कानून बनाकर ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ अच्छा नहीं किया। एक इंटरसेक्स व्यक्ति हूँ, मैं अपने आप को इंटरसेक्स वुमन कहती हूँ। हाँ, ये बिल मेरा साथ देता है पर मेरे साथियों का साथ नहीं देता, इसीलिए मेरा साथ नहीं देता। अगर कल सरकार मुझसे मेरा जेंडर प्रूफ करेगी, मैं तो साड़ी उठा के दिखा दूंगी, मुझे कौन सा डर है। पर आपको दिखाना होगा आप मर्द हैं या औरत, फिर आपको भी दिखाना होगा कि आप मर्द हैं या औरत। I'm Milind Datta. I'm a trans man. I'm not a Hijra. I'm not a Kinner, nor I'm related to any religious group. My identity is not for debate. In 2014, the Supreme Court of India gave us the dignity through the Nalsar judgment. It gave us something very simple, that every person had the right to identify their own gender. But today, the proposed amendment to the Transgender Act 2019 threatens that right. The self-identification is not the privilege that government can give us. It is a fundamental human right. No transgender person should be forced to prove their identity through some medical checks or bureaucratic approval. If the authorities need gender dysphoria certificate, then they should make the process simple and easily available for the community members. Any amendments should be discussed with the community members from the different backgrounds. We deserve dignity, autonomy, and equal rights. Our voices matter. Our identities are real. Our rights cannot be negotiated. Self-identification is a right. Trans right or human right. पहचान एक बड़ा सवाल है। आप क्या हैं, कौन हैं, यह मेडिकल बोर्ड कैसे तय करेगा? अगर मेडिकल बोर्ड तय करेगा तो पुरुष का भी तय करे, स्त्री का भी तय करे, हिंदू का भी करे, मुसलमान का भी, ईसाई का भी और बौद्ध का भी। आके अब भी हमसे बात करो, अभी भी वक्त है, बात कर लो, इसको रोक लो। वरना आज सिर्फ LGBT कम्युनिटी के लोग हैं, ट्रांस कम्युनिटी के लोग हैं, कल को आम जनता सड़क पे उतरेगी। इसमें महिलाएं चाहिए हमें साथ में, जिनको दबाया जाता है, हमें उनका सपोर्ट चाहिए। ये सारे के सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी की लड़ाई है आज, क्योंकि हम सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, तो हमें दबा रहे हैं, कल को ये आपके ऊपर भी आएंगे। I'm not afraid for myself, but I'm terrified for all of us. Trans people have always been the first group of people to lose their rights under an authoritarian regime. And we know what comes after. This bill is just testing whether the country will look away. We as trans people have incredible strength and we will keep fighting whatever comes our way. I am, however, scared of what is going to happen to the nation if this bill does get passed. They have come for Muslims, they have come for caste minorities, the Sikh farmers, Kashmiris, anyone who has been a challenge to the government or tried to hold it accountable. This is just a test for the nation to see if we allow the most vulnerable group of people's rights to be snatched away from us or not. They are coming for you next. अगर आप सीएमओ को पावर दे रहे हैं तो क्या क्या नतीजे हो सकते हैं? पता चला सर्टिफिकेट देने से पहले लाखों रुपए घूस में मांगे जा रहे हैं, तब उसका क्या होगा? ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकार कितने ही कम होते हैं, संख्या कितनी कम होती है, समाज उनके साथ कितना क्रूर व्यवहार करता है।
इन सब के कारण बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीएमओ गर्दन पकड़ लेगा। जब आप बोर्ड बनाते हैं और उसके सामने एक व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं तो ऐसे ही आप उसे असुरक्षित कर देते हैं कि बोर्ड के सदस्य उसके बारे में, उसकी जिंदगी और पहचान के बारे में फैसला करने वाले हैं। उन सदस्यों की ट्रांसजेंडर LGBTQI को लेकर क्या समझ हो सकती है, यह तो कभी कोई जान नहीं पाएगा। मगर ट्रांस लोगों पे आप ऐसे कानून आप करे हैं जो पहले से साबित कर देता है कि ट्रांस लोग क्रिमिनल्स है। ये सोच के हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम इनको ले आते हैं, समझाते हैं, पटाते हैं और इसीलिए वो ट्रांस बन जाते हैं। रेणुका चौधरी यह बात इसलिए कह रही हैं क्योंकि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया है कि आप पर बच्चा चुराने का आरोप सही पाया गया, किसी को महिला या पुरुष को बहलाने, फुसलाने या दबाव डालने का आरोप सही पाया गया तो 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। मतलब आप पहले से मानकर चलते हैं कि ट्रांसजेंडर ऐसे ही होते हैं और इस रास्ते से ही किसी को ट्रांसजेंडर बनाया जाता है। यह कितनी गलत बात है। बीजेपी की सांसद मेधा कुलकर्णी ने पुणे का उदाहरण दिया संसद में। हमारे पुणे में 805 ट्रांसजेंडर वोटर्स है, लेकिन उससे कई ज्यादा ट्रांसजेंडर सिग्नल पर, मंडी में, अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर दिखते हैं। बहुत ज्यादा साड़ी पहने हुए ऐसे लोग हमें दिखते हैं जिनकी संख्या भी दुगनी तिगुनी हो गई है और उनका एग्रेशन भी बढ़ा है। तो मैंने सोचा अचानक ये संख्या कैसे बढ़ी। मैंने थोड़ी जानकारी ली। ज्यादा तहकीकात करने के बाद, फॉलोअप करने के बाद ये पता चला कि रात को, दिन भर तो वह पैसे कमाते हैं सिग्नल पर और रात को वो जब घर जाते हैं तो उनकी फैमिली है, बकायदा उनके बच्चे हैं, रात को वहां आराम से पैसे गिनते, दारू पीते, सिगरेट पीते वो दिखाई देते हैं। तो इसके लिए कोई कानून होना चाहिए जो कानून असली ट्रांसजेंडरों को न्याय दिला सके और फेक ट्रांसजेंडरों के लिए यह प्रावधान होना चाहिए कि उनके लिए कोई कड़ी सजा होनी चाहिए। मेधा कुलकर्णी की बात में सड़कों पर घूम रहे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की पीड़ा नजर नहीं आई। अगर समाज और परिवार में बराबर की जगह होती तो कोई सड़कों पर क्यों होता। कोई भी अपनी मर्जी से सड़कों पर नहीं रहना चाहेगा। NHRC का आंकड़ा है कि 96% को नौकरी से लौटा दिया जाता है। 2% परिवार के साथ रह पाते हैं। परिवार भी इनसे नाता तोड़ लेता है। 50% से अधिक ट्रांसजेंडर पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। अभी आपने कई रिपोर्ट देखी होगी। किसी एक राज्य से हजारों की संख्या में महिलाएं भाग गईं। किसी में आपने सुना ट्रांसजेंडर समुदाय का कोई भगा कर ले गया। बच्चा चोरी के जो आंकड़े आते हैं उनमें कितने मामलों में LGBTQ समुदाय के लोग पकड़े गए हैं। अगर हम आम जनता के बीच में घूमेंगे तो हम जानते हैं वैसे परिवारों, families don't have the wherewithals, the language, the ability to communicate, to absolve their children of this social stigma. तो कई बार हमारे घरों में जो हम क्रिमिनलाइज करके उनको टॉर्चर करते हैं अपने बच्चों को, सुधार के बीच में आए, एक कंपार्टमेंट में बैठ जाओ, तेरी शादी नहीं होगी, तेरी ये नहीं होगी, हम कह के हमारे बच्चों को हम खुद नुकसान दिलाते हैं। तो वो करते क्या है, भाग जाते हैं, क्योंकि घर में दम घुट रहा है, भाग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। उनको कौन संभालते हैं? There are other decent citizens who get together and give them shelter, who give them protection. उनका देखभाल, एक टाइम का खाना कहीं ना कहीं वो संभाल लेते हैं। आज के दिन आप वो सारे हटा देंगे। एल्योरमेंट बोल रहे हैं। आप किन्नर समाज के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं? कल्याण की कहानी सुनेंगे आप कैसा कल्याण कर रहे हैं? वर्ष 2021-22 में मोदी जी की सरकार ने 20 करोड़ रुपए इनके कल्याण के लिए आवंटित किया, खर्च किया मात्र 1 करोड़ 91 लाख रुपए, मात्र 9.55%। 2022-23 में
30 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया किन्नर समाज के कल्याण के लिए, खर्च किया मात्र आपने 12 लाख रुपए, 0.4%। वर्ष 2023-24 में वर्ष ऑथेंटिकेट करूंगा सर। नहीं, प्रतिशत में थोड़ा ज्यादा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, प्रतिशत गलत करो। 0.0 ये समय जो बोला सर मुझे दीजिएगा। जो 2023-24 में आपने आवंटित किया 52.91 करोड़ रुपए और आपने खर्च किया 6.59 करोड़ रुपए, 12.45% मात्र। वर्ष 2024-25 में आपने आवंटित किया 68 करोड़ 46 लाख रुपए और आपने खर्च किया 5 करोड़ 14 लाख रुपए, 7.5%। आपको शर्म आनी चाहिए। भारत का कानून ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ रेप के अपराध में 2 साल की ही सजा देता है, लेकिन अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो उसका साफ प्रावधान है जिसके तहत कम से कम 10 साल की सजा होगी। एक ही देश में एक ही अपराध की 2 सजाएं कैसे हो सकती हैं? क्या इस तरह का कानून एक वर्ग को यह संदेश नहीं दे रहा कि कानून की नजर में उनकी पहचान और जिंदगी की कीमत किसी और से कम है? जिस देश के संविधान में लिखा हो कि सब एक समान हैं, चाहे उनका कोई भी लिंग हो, धर्म हो, कुछ भी हो, उसी देश में एक अपराध की 2 अलग अलग सजा, सिर्फ इस आधार पर कि अपराध किसके साथ हो रहा है, उसका जेंडर क्या है। निखिल एस नायर ने लाइव लॉ में लिखा है कि अगर किसी ट्रांस व्यक्ति को सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है तो उसे ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट की धारा 18D का सहारा लेना होगा, जो सेक्सुअल अब्यूज को जुबानी और आर्थिक प्रताड़ना के साथ जोड़ता है, जिसकी अधिकतम सजा 2 ही साल है। हम इस वीडियो में केवल बिल के प्रावधान और विरोध की बात नहीं कर रहे, यह भी कोशिश कर रहे हैं कि आप इंसानों के भीतर जेंडर के एहसास, अनुभव और उनकी श्रेणियों को ठीक ठीक समझें और जानें, केवल धारणाओं के आधार पर उनके प्रति राय ना बनाएं। जब लोग धर्म के आधार पर नफरत कर सकते हैं, भाषा, भोजन के आधार पर नफरत करने लग जाते हैं, जाति के आधार पर नफरत करते हैं, तो जेंडर के आधार पर भी कर सकते हैं। इसलिए इसकी बात भी जरूरी है। हमेशा भरोसा इस बात में रखना चाहिए कि हम इस समाज में नफरत करने की अलग अलग योग्यताओं से लैस किए जाते हैं। इसलिए आई लव यू खुद तो नहीं बोल पाते, किशोर कुमार को गाते और शाहरुख खान को बोलते हुए सुनकर अंधेरे में आंसू बहाते हैं। भारत में इतना बेसिक है कि इसी थीम पर जिसे देखिए गाने लिख रहा है, पका चुका है फिल्में बना बनाकर। डू यू गेट माई पॉइंट? तो आपसे कोई शिकायत नहीं, बस हम ये चाहते हैं कि आप पहचान की इन श्रेणियों को समझें। लोगों को जागरूक करने के लिए ही दुनिया भर में प्राइड परेड होती है। 2024 में इत्तेफाक से मैं लॉस एंजलिस में था। उस दिन वहां प्राइड परेड निकल रही थी और एलए की मेयर LGBTQI समुदाय के बीच जाकर हौसला बढ़ा रही थी। इस परेड को देखने बहुत सारे लोग आए। LGBTQ समुदाय के लोग अपनी अपनी पहचान के साथ परेड कर रहे थे, दिखा रहे थे कि हर समुदाय एक दूसरे से अलग है। स्त्री और पुरुष के अलावा जेंडर के कितने रूप होते हैं, इनके जीवन को हमने और आपने बहुत मुश्किल कर दिया है। सिर्फ अपने भीतर की सोच और नजरिए से कभी किसी ट्रांसजेंडर से आप मिलेंगे, ठहर कर बात करेंगे तो पता चलेगा कि केवल आपकी सोच और नजरिए ने इन्हें कितने जख्म दिए हैं। अगर आप संवेदनशील इंसान हैं तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ आपके देखने, सोचने और कहने के तरीके से किसी के जीवन में इतना तनाव पैदा हो जाता है। लोग अपनी बात नहीं कह पाते क्योंकि सुनने वाले उनकी भाषा समझ नहीं पाते। क्या मोदी सरकार का कोई भी मंत्री साहस कर पाएगा कि एलए की मेयर की तरह प्राइड परेड में शामिल हो जाए? यह सवाल दिलचस्प है। जंतर मंतर पर प्राइड परेड होती है, क्या मोदी सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्री, उनके सचिव प्राइड परेड में जा सकते हैं? उन्हें क्यों नहीं जाना चाहिए? कितना अच्छा लगेगा कि बीजेपी के सांसद, मोदी सरकार के मंत्री LGBTQ समुदाय को लेकर संवेदनशील हैं। केवल उन्हीं को ही नहीं, विपक्ष के सांसदों को भी प्राइड परेड में जाना चाहिए। प्राइड परेड में आपको भी जाना चाहिए। पता चलेगा कि जिस समुदाय के बारे में आप कुछ भी कैसे भी सोच लेते हैं, आपके सोचने का आधार कितना कमजोर है।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग मिले। राहुल गांधी ने कहा, यह कानून ट्रांसजेंडर समुदाय के संवैधानिक अधिकारों और पहचान पर हमला करता है। बीजेपी की सरकार ने कानून बनाने से पहले इनसे बात नहीं की। कांग्रेस पार्टी इस बिल के खिलाफ है। Sir, I want to take a straw poll of this house. क्या आप जानते हैं कि LGBTQIA का मीनिंग क्या है? अगर हम में से अगर 4 लोग खड़े होके बता सकते हैं तो मैं मंजूर हूं। That we can authorize some medical board to say this. You have no awareness. जब हमारी जानकारी पार्लियामेंट में नहीं है तो सड़कों पे कहां से जानकारी आएगी? 2011 की जनगणना के अनुसार ट्रांसजेंडर समुदाय की आबादी करीब 5 लाख मानी जाती है। तब भी इस समुदाय का आरोप है, कानून बनाने से पहले उनकी राय नहीं ली गई। ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए एक नेशनल काउंसिल है, NCTP। यह सरकार की ही बनाई संस्था है। इसके 2 सदस्यों ने भी कहा कि बिल लाने से पहले उनकी राय नहीं ली गई। इस परिषद के इन दोनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। कल्कि सुब्रमण्यम और ऋतुपर्ण नियोग ने आरोप लगाया कि बिल ड्राफ्ट करने में उनकी राय नहीं ली गई और जब उन्होंने सरकार से संपर्क करने की कोशिश की, उनकी बात नहीं सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर मामलों के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है। दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस आशा मेनन इसकी प्रमुख हैं। जब इसकी बैठक हुई तब केंद्र सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। यहां तक कि इस कमेटी के कन्वीनर और केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव भी बैठक में नहीं आए। यह सब अखबारों में छपा है और वहीं से हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस पैनल ने सरकार से कहा कि इस तरह का बिल ना लाएं और इससे खुद से पहचान का अधिकार चला जाता है। यहीं पर एक और बात कहना चाहता हूं, सांसद होने का यही तो इम्तिहान है कि आप उनकी आवाज उठाते हैं या नहीं, जिनके वोट पर आपकी हार या जीत निर्भर नहीं है। इस बात के लिए विपक्ष के इन सभी सांसदों की तारीफ करनी चाहिए। ट्रांसजेंडर बिल पर तिरुचि शिवा, रेणुका चौधरी, मनोज कुमार झा, जॉन ब्रितास, संजय सिंह, सुप्रिया शुले ने सदन में बात रखने से पहले काफी रिसर्च की। इन सभी सांसदों ने ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर रखने की भाषा भी दी। मनोज झा ने अपने भाषण के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों का शुक्रिया अदा किया। मतलब कि भाषण से पहले इन सांसदों ने समुदाय के सदस्यों से बात की, उनकी बात को समझा। आज मैं इस सदन के अंदर एक कन्फेशन के साथ, हम में से कई लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लेकर के अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। पूर्वाग्रह सबटेरेनियन लेवल पे है और हम सब जब तक अपनी वोकैबुलरी ऑफ प्रेजुडिसेस को खत्म नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे, हम कभी ईमानदार विश्लेषण नहीं कर पाएंगे और इनकी जिंदगी क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों हमारी ही तरह की गरिमा चाहिए, ये मैं माननीय उपसभापति महोदय चाहूंगा। मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं अपने स्टूडेंट्स का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अपने परिवार के सदस्यों का, अपने दोस्तों का, अपने सहपाठियों का, अपने कुछ संसद सदस्यों का भी, जिन्होंने इस पूरे मसले पे मेरे ज्ञान का भी विस्तार दिया। तारीफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की भी होनी चाहिए। इस समुदाय के सदस्यों ने शांतिपूर्ण और शानदार तरीके से अपनी पहचान, वजूद और कानूनी अधिकार की बात की। क्या हम या आप अपनी पहचान के बारे में इस सफाई से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जिन समुदायों ने अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ी है, वही अपने लिए इस तरह से बात कर सकते हैं। इसीलिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग बार बार कह रहे हैं, हम पहले भी लड़े थे, पहले भी हारे थे, हम आगे भी लड़ेंगे। जिस दिन 13th के दिन, जिस दिन ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, उस दिन से मैंने हैदराबाद में जो क्वियर एंड ट्रांस कम्युनिटी है उसको ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए देखा है जैसे मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी और कम्युनिटी को नहीं देखा। चंद दिनों में हमने 600 लोगों को एकजुट बनाया, 18 डिफरेंट टीम्स बनाई, पुलिस परमिशंस निकाले, 18th के दिन 400 से ज्यादा लोगों के साथ प्रोटेस्ट किया, ईमेल्स लिखे, धरने कराए, लोगों को सपोर्ट किया, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, ना जाने क्या क्या नहीं किया सबने। और आज के दिन भी
जब राज्यसभा से ये बिल पास हुआ तब सबने अपने घर के दरवाजे खोले, अपने दिल के दरवाजे खोले कम्युनिटी मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए। और अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे ना तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे पूर्वज, हमारे क्वियर एंड ट्रांस पूर्वज सेक्शन 377 से पहले भी थे, ट्रांस एक्ट 2019 से पहले भी थे, ब्रिटिश राज के आने से पहले भी यहां थे और आगे भी रहेंगे। जब तक हमारी पूरी कम्युनिटी एकजुट होके एक दूसरे को सपोर्ट करेगी, एक दूसरे के लिए अपना दिल खोल के रखेगी और एक दूसरे को हमेशा हमेशा बढ़ावा देती रहेगी, तब तक हमें कोई नहीं रोक सकता। जैसी गंभीर बीमारी हो जाए। ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य डॉक्टर हैं, वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, कलाकार हैं, क्या उन्हें इतनी समझ नहीं कि एचआईवी खतरनाक बीमारी है? जबकि कोई भी रक्तदान करता है तो कई बीमारियों की जांच होती है, तब जाकर स्वीकार किया जाता है। 2017 से ट्रांसजेंडर समुदाय के रक्तदान पर बैन है और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इतनी बातों के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। राष्ट्रपति ने बिल को मंजूरी दे दी, कानून बन गया। ट्रांसजेंडर समुदाय ही खुश नहीं जिसके लिए कानून बना। यही काम किसानों के कानून के साथ हुआ था। किसान पूछते रहे किससे पूछकर कानून बना। लंबा आंदोलन चला, कितने ही किसानों की इस दौरान मृत्यु हो गई। तब जाकर प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, कानून वापस हुआ। वक्फ बिल इसी तरह पेश हो गया। जब सहयोगी सांसदों ने आपत्ति की तब जाकर संसद की समिति के पास भेजा गया। सरकार के पास जितना बहुमत है, कानून का पास होना मुश्किल नहीं। सवाल है कि आप किसी की पहचान से जुड़ा कानून लाते हैं और वही खुश नहीं, तो कम से कम सरकार को बुलाकर ट्रांसजेंडर समुदाय की बात सुन लेनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।